Then you have type of crystallizers. Number 1 is forced circulation crystallizer. Number 2 is Oslo type crystallizer. Number 3 is draft tube baffle crystallizer. Number 4 is induced circulation crystallizer. इन चारों क्रिस्टलाइजर्स की एप्लीकेशंस डिफरेंट हैं, एडवांटेजेस डिफरेंट है, प्रिंसिपल डिफरेंट है, ऑब्जेक्टिव्स भी डिफरेंट हैं. ये चारों अलग हैं एक दूसरे से. ओके, देन ऑन विच प्रिंसिपल इट वर्क्स. ठीक है, ये किस प्रिंसिपल के मुताबिक ये काम करेगा. तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि ये फोर्स्ड सर्कुलेशन क्रिस्टलाइज़र है. ठीक है, अब रुकिए मैं आपको बताती हूँ कि ये आपके पास हीट एक्सचेंजर है. सबसे पहले हीट प्रोड्यूस होगी तो यहाँ पे वेपर्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे. ये रीसर्कुलेशन लूप है. ठीक है, यहाँ पे जब वेपर्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे तो हीट एक्सचेंजर जो है वो हीट अप करेगा वेपर्स को और यहाँ से वेपर्स बन जाएंगे. ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो सोल्यूशन होगा वो सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन होगा हमारे पास. और व्हेन द सोल्यूशन बिकम्स सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, जब हमारे पास सोल्यूशन है वो क्या बन जाएगा, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, क्रिस्टलाइजेशन टेक्स प्लेस. सो वी आर फीडिंग इन हेयर, हम यहाँ से फीड करेंगे, फीड इनलेट से हम फीड करेंगे एंड स्लरी आउटलेट से हम आउट कर देंगे. ठीक है, द फीड दैट कम्स इन गेट्स हीटेड अप, यहाँ से वो हीट अप हो जाएगा और वेपर्स बन जाएंगे, वेपर्स यहाँ से रिमूव हो जाएंगे. ठीक है, वेपर्स यहाँ से रिमूव हो जाएंगे और सोल्यूशन क्या होगा, क्या बन जाएगा, यहाँ पर सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाएगा. सो द क्रिस्टल्स आर फॉर्म्ड. यहाँ पे सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन जब बनेगा तो क्रिस्टल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे और क्रिस्टल्स जो है वो ग्रो करेंगे. यहाँ से स्लरी आउट होती रहेगी, यहाँ से हम फीड इन करेंगे, यहाँ से स्लरी आउट हो जाएगी और क्रिस्टल्स बन जाएंगे. यहाँ पे रिक्रिस्टलाइजेशन लूप है, यहाँ पे न्यू ये प्रोसेस चलता रहता है. क्यों ये प्रोसेस इसलिए चलता रहता है क्योंकि जो लिक्विड होती है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है और जब ज़्यादा डेंसिटी होगी तो ये ऑटोमेटिक सर्कुलेशन करेगा, ये खुद ब खुद ऑटोमेटिक सर्कुलेशन करेगा. यहाँ से जो वेपर्स होंगे वो रिमूव हो जाएंगे और ये क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस ये ऑटोमेटिकली यहाँ से यूँ बनता रहेगा. ठीक है, यहाँ से हम फीड इन करेंगे या यहाँ से जाएगा, हीट एक्सचेंज प्रोसेस होगा. हीट एक्सचेंज जब होगा तो यहाँ से यूँ अंदर जाएगा, यहाँ पे सुपर सैचुरेशन होगी, क्रिस्टल्स बनेंगे और फिर यहाँ से जो स्लरी है वो बाहर निकल जाएगी और ये प्रोसेस होता है. इस प्रोसेस में एगिटेटर प्रेजेंट नहीं होता. ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि एगिटेटर जो है, जो एगिटेटर क्या होता है, जिससे वो स्टिर करते हैं. ठीक है, स्टिर करने वाला इस प्रोसेस फोर्स सर्कुलेशन क्रिस्टलाइजर में नहीं होता. एगिटेटर इज़ नॉट प्रेजेंट इन फोर्स सर्कुलेशन क्रिस्टलाइजर और ये इस टाइप ये डिज़ाइन ही इस तरीके से किया हुआ है. ठीक है, जो हमारे पास फोर्स सर्कुलेशन क्रिस्टलाइज़र है वो क्या होता है, मिक्स सस्पेंशन मिक्स प्रोडक्ट रिमूवल होता है. ये आपके पास ब्लैंक आ सकती है. ठीक है, इधर सैम्पल और मल्टीपल इफेक्ट्स एंड द वेपर रिकम्प्रेशन कंसेप्ट इधर थर्मल और मैकेनिकल इज अप्लाइड. इसमें हम क्या करते हैं, या तो ये सिंपल इफेक्ट होता है या तो फिर मल्टीपल इफेक्ट होता है. ये मैं आपको बाद में बताऊँगी कि सिंपल कैसे होता है और मल्टीपल कैसे होता है. दे ऑपरेट फ्रॉम लो वैक्यूम टू एटमॉस्फेयर प्रेशर, ये लो वैक्यूम पे काम करते हैं. ठीक है, और इसमें टेम्परेचर बहुत ही कम दिया जाता है क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर पे वो डीनेचर हो जाते हैं काफ़ी केमिकल्स. तो यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो बहुत ही कम दिया जाता है. टिपिकल प्रोडक्ट्स जो हैं इसके वो हैं सोडियम क्लोराइड है, पोटाशियम नाइट्रेट है. ठीक है, पोटाशियम नाइट्रेट है, सोडियम क्लोराइड है, Na2SO4 जो है वो सोडियम सल्फेट है, पोटाशियम सल्फेट है, अमोनियम क्लोराइड है और हमारे पास सिट्रिक एसिड हैं. ठीक है, हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो इस तरीके से हम क्रिस्टलाइज कर सकते हैं और लार्ज स्केल पे. और ये टिपिकल इंडस्ट्रियल क्रिस्टलाइज़र है. टिपिकल इंडस्ट्रियल क्रिस्टलाइज़र जो है इसका ये मतलब है कि यह टिपिकली फोर्स सर्कुलेशन क्रिस्टलाइज़र जो है वो इंडस्ट्री में यूज़ होता है फॉर क्रिस्टलाइजेशन नॉर्मली तरीके से. ठीक है, देन आपके पास आ जाएगा ऑस्लो टाइप क्रिस्टलाइज़र. ऑस्लो टाइप क्रिस्टलाइज़र में क्या होता है आपके पास, क्या होता है ऑस्लो टाइप क्रिस्टलाइज़र में, आपके पास सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है. ठीक है, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन से, ये सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन है, ये जाएगा, इससे वेपर्स अप जाएंगे. ठीक है, वेपर्स अप जाएंगे और फिर उसके बाद क्या होगा, ये जब वेपर्स अप जाएंगे और कुछ वेपर्स डाउन जाएंगे. ठीक है, क्रिस्टल बेड, यहाँ पर क्रिस्टल बेड है. ठीक है, क्रिस्टल बेड से सबसे पहले आपके पास क्या होगा, यहाँ से आप स्लरी ऐड करेंगे. ठीक है, जब आपके पास स्लरी ऐड अप हो जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, क्रिस्टल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे. क्रिस्टल्स जो होंगे वो राइज अप करेंगे. ठीक है, और यहाँ से वैक्यूम निकलेगा और यहाँ से वैक्यूम आउटलेट वैक्यूम बाहर निकल जाएगा. ठीक है, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन फ्रॉम एक्सटर्नल रिसर्कुलेशन लूप और टू एक्सटर्नल रिसर्कुलेट लूप. यहाँ पे क्रिस्टल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे. ठीक है, क्रिस्टल्स जो हैं वो ग्रो करेंगे. सेटलिंग जोन क्लासिफाइड क्रिस्टल बेड, क्रिस्टल बेड है ये. क्रिस्टल बेड पे जो है वो
क्या होगा, क्रिस्टल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे और ग्रो करेंगे, क्रिस्टल बड़े बड़े बन जाएंगे, ठीक है। यहाँ से वो रिमूव हो जाएंगे, रिमूवल ऑफ क्लासिफाइड सस्पेंशन, यहाँ से जो है वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। आपके पास जो होता है ये वाला सिस्टम यूज़ होता है, क्यों, क्योंकि इसमें बड़े बड़े क्रिस्टल्स बनते हैं, क्योंकि इसमें बेड ऑफ क्रिस्टल्स प्रेजेंट होता है एंड सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन जो है वो फ्लो करता है फ्रॉम अप, ऊपर की तरफ, और ये हाई सेटअप में यूज़ होता है, ठीक है। ये वाला जो होता है वो हमारे पास हाई सेटअप में होता है यूज़, एंड ये ओल्ड डिज़ाइन है फॉर क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। ये ओल्ड डिज़ाइन है क्रिस्टलाइजेशन के लिए। देन यू हैव ओस्लो टाइप क्रिस्टलाइज़र। इस क्रिस्टलाइजेशन के तहत आपको बहुत बड़े बड़े लार्ज साइज क्रिस्टल्स मिलते हैं, ठीक है। बेसिक डिज़ाइन क्राइटेरिया आर डी सुपर सेचुरेशन ऑफ द मदर लिक्विड बाय कंटेक्ट विद द लार्जेस्ट क्रिस्टल्स प्रेजेंट इन द क्रिस्टलाइजेशन चैम्बर, ठीक है। क्रिस्टलाइजेशन चैम्बर के अंदर मदर लिक्विड में सुपर सेचुरेशन की वजह से लार्ज क्रिस्टल्स बनते हैं, कीपिंग मोस्ट ऑफ द क्रिस्टल्स इन अ सस्पेंशन विदाउट कंटेक्ट बाय स्टीयरिंग डिवाइस, thus enabling the production of large crystals of narrow size distribution, ठीक है। लार्ज क्रिस्टल्स बनेंगे ऑफ नैरो साइज डिस्ट्रीब्यूशन में। टिपिकल प्रोडक्ट्स जो हैं वो हैं NH4 पर 2SO4, Na2SO4, AgNO3 and hydrated monosodium glutamate and monoammonium phosphate MAP MAP। देन आपके पास है ड्राफ्ट ट्यूब बैफल क्रिस्टलाइज़र। इस क्रिस्टलाइजेशन का जो नाम है वो है ड्राफ्ट ट्यूब, क्योंकि ड्राफ्ट ट्यूब इसका मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। ड्राफ्ट ट्यूब जो है इसका मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है। ड्राफ्ट ट्यूब आपके पास क्या करता है, ड्राफ्ट ट्यूब में सोल्यूशन होता है, ठीक है। सोल्यूशन की वजह से जब इसका हीट अप होता है, सुपर सेचुरेशन की वजह से जब हीट अप होगा तो वेपर्स क्या करेंगे, अप राइज करेंगे, सोल्यूशन राइज करेगा, वेपर्स अप होंगे और यहाँ से प्रोसेस वेपर्स बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। एगिटेटर इसमें प्रेजेंट है। कौन से वाले में एगिटेटर प्रेजेंट है, ड्राफ्ट ट्यूब बैफल क्रिस्टलाइजर में एगिटेटर प्रेजेंट है। यहाँ से एगिटेशन होती है, ये स्टेयर, एगिटेशन का मतलब होता है स्टेयर करना है, वो स्टेयर करता रहता है जिसकी वजह से क्रिस्टल्स बैठते नहीं है नीचे, ठीक है। यहाँ पे सेटलिंग जोन है, यहाँ पर सर्कुलेटिंग मैग्मा है। सर्कुलेटिंग मैग्मा का मतलब यहाँ पे सोल्यूशन आपका गर्म होगा और ये राइज अप होगा, ठीक है। देन क्लियर मदर लिक्विड आपका ये एरिया है, रिसर्कुलेशन पंप है, स्लरी विड्रॉल है, यहाँ से स्लरी बाहर निकलेगी। सुपर हीटेड सोल्यूशन फ्रॉम हीटर, ये यहाँ पे प्रेजेंट है, सर्कुलेशन पंप। इसमें क्या होता है, सोल्यूशन जो होता है ड्राफ्ट ट्यूब में सोल्यूशन हीटअप होता है, सोल्यूशन अप होता है और राइज करता है, और फिर जब कूल डाउन होता है, ऊपर जब जाता है, कूल डाउन हो जाता है, वेपर्स निकल जाते हैं, तो ये दोबारा ड्राफ्ट ट्यूब में आ जाता है और ये कॉन्टिन्यूसली स्टेयर हो रहा होता है, एगिटेट हो रहा होता है, इसको कॉन्टिन्यूसली हिलाया जा रहा होता है, तो इसकी वजह से क्रिस्टल्स नीचे नहीं बैठते हैं। और ये भी एक मेथड है जो कि इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है फॉर क्रिस्टलाइजेशन। नाउ इंड्यूस्ड सर्कुलेशन क्रिस्टलाइज़र। इस क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है, स्लरी विड्रॉल होती है, एंड से इंड्यूसर होता है, एंड पे आपके पास जो होता है वो आपका प्रोडक्ट जाता है सबसे नीचे, फिर वो सोल्यूशन अप होता है ड्राफ्ट ट्यूब में, देन वेपर्स बनते हैं, वो वेपर आउटलेट से बाहर निकल जाता है, ठीक है। ये वेपर आउटलेट है, ये डिमिस्टर है इसका। ड्राफ्ट ट्यूब का ये फंक्शन है कि ये सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाता है, गर्म करता है, हीटअप करता है और सोल्यूशन को अप लेके जाता है टू रीसर्कुलेशन पंप। ये टू रीसर्कुलेशन पंप है, देन स्लरी विड्रॉल है, देन इंड्यूसर है, देन इंड्यूस्ड रीसर्कुलेशन है, देन सेटलिंग जोन है, देन क्लियर मदर लिक्विड आउटफ्लो है, एंड वेपर सेपरेशन सर्कुलेटिंग मैग्मा भी है, ठीक है। सुपर हीटेड सोल्यूशन फ्रॉम हीटर एंड रीसर्कुलेशन पंप। इसमें रीसर्कुलेशन पंप होता है, इसकी ये बात है कि इसमें एगिटेटर नहीं होता, मींस सॉलिड पार्टिकल्स जो होते हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं एट द बॉटम पे। इसमें हिलाने वाला जो फॉर एग्जांपल एक स्टिरर होता है, जो एगिटेटर होता है, वो प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। देन एडवांटेजेस इसकी क्या हैं, ऑपरेट सिमिलरली टू ड्राफ्ट ट्यूब बैफल। ये ड्राफ्ट ट्यूब बैफल की तरह ही ऑपरेट होता है, बट विदाउट द इंटरनल एगिटेशन डिवाइस, लेकिन इसमें कोई एगिटेशन डिवाइस नहीं होती। ड्राफ्ट ट्यूब बैफल क्रिस्टलाइजर में एगिटेशन डिवाइस प्रेजेंट होती है। एप्लीकेशन आर फॉर एवापोरेटिव क्रिस्टलाइजेशन। द यूनिट also operates according to the mixed suspension mixed product removal principle। ये इस प्रिंसिपल के तहत चलता है। produce a narrow crystal size distribution
इसलिए ये नैरो क्रिस्टल साइज डिस्ट्रीब्यूशन देता है, क्योंकि ये अलाउ नहीं करता क्रिस्टल्स को कि वो सेटल डाउन हो जाए। इसी वजह से ये नैरो साइज क्रिस्टल डिस्ट्रीब्यूशन करता है। इसकी फॉलोइंग सक्सेसफुल इट हैज़ बीन सक्सेसफुली अप्लाइड टू प्रोडक्शंस। ये किसको बनाने के काम आता है? सोडियम क्लोराइड को, NH4ClO2 को, NH4Cl को, ठीक है। इसके अंदर ये इन चीज़ों को बनाने के काम आता है। जो प्रोडक्ट्स हैं जो हम यूज़ होते हैं, ये सारे ये तीनों केमिकल्स इस इंड्यूस सर्कुलेशन क्रिस्टलाइज़र में यूज़ होते हैं। देन आपके पास टॉपिक है सॉल्वेंट सिलेक्शन, कि आप कौन सा सॉल्वेंट सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। ऑब्वियसली जो नॉन पोलर सॉल्वेंट होगा वो डिज़ोल्व होगा नॉन पोलर कंपाउंड, जो नॉन पोलर कंपाउंड होगा वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में मिक्स होगा, और जो पोलर कंपाउंड होगा वो पोलर सॉल्वेंट में मिक्स होगा, क्योंकि लाइक डिज़ोल्व्स लाइक होता है, ठीक है। मीन्स जो एक जैसे होते हैं वो एक दूसरे में डिज़ोल्व होते हैं। जो जैसे कि पोलर होगा तो वो पोलर में ही डिज़ोल्व होगा, जो नॉन पोलर होगा वो नॉन पोलर में ही डिज़ोल्व होगा। इसी तरह फ्रेंड्स, जैसे जिन फ्रेंड्स का दिमाग मिलता है वो उन फ्रेंड्स से दोस्ती करते हैं, तो इसी तरह जो नॉन पोलर होगा वो नॉन पोलर में डिज़ोल्व होगा, और जो पोलर होगा वो पोलर में डिज़ोल्व होगा, ठीक है। तो ये अब आप पर डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप ऑफ क्रिस्टल्स चाहिए, कि आपको किस तरीके के क्रिस्टल्स चाहिए, कि आप जिस तरीके के क्रिस्टल्स बनाना चाहते हो, ठीक है। ये आप पे डिपेंड करता है। An ideal crystallization solvent should number 1 dissolve the entire compound at the boiling point of solvent। मतलब कि जो सॉल्वेंट है वो बॉयल हो रहा है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर वो पूरा का पूरा कंपाउंड जो है वो डिज़ोल्व हो। ये नहीं कि कंपाउंड का एक साइड डिज़ोल्व हो रहा हो, दूसरा साइड डिज़ोल्व ना हो रहा हो, या प्रॉपरली वो डिज़ोल्व दोनों साइड्स डिज़ोल्व ना हो रहे हो। हमें ऐसा सॉल्वेंट चाहिए जिसके अंदर हमारा जो कंपाउंड है वो प्रॉपरली डिज़ोल्व हो जाए, पूरा का पूरा डिज़ोल्व हो जाए, ठीक है। इसी तरह नंबर 2 है डिज़ोल्व वेरी लिटिल और नन ऑफ द कंपाउंड व्हेन द सॉल्वेंट इज़ एट रूम टेम्परेचर। इसका ये मतलब है कि हमारा जो कंपाउंड है वो या तो वो रूम टेम्परेचर पर, ऐसा ना हो कि पहले डिज़ोल्व हो जाए और फिर जब हम उसे रूम टेम्परेचर पे छोड़ें तो वो वापस से वैसे ही सॉलिड बन जाए, ठीक है। अगर ऐसा होगा तो ये हमारा सॉल्वेंट जो है वो बेकार होगा, क्योंकि इस तरह तो हमें प्योर क्या हमारा एक्सपेरिमेंट कंप्लीट ही नहीं होगा कि हम हीट पे रख रहे हैं तो वो डिज़ोल्व हो रहा है, लेकिन अगर हम रूम टेम्परेचर पे रख रहे हैं तो वो डिज़ोल्व नहीं हो रहा। इसीलिए हमारे पास इसकी आइडियल कंडीशन ये होगी कि अगर ये डिज़ोल्व होता है, या तो पूरा डिज़ोल्व हो चाहिए, थोड़ा सा डिज़ोल्व हो, ठीक है। और नन ऑफ द कंपाउंड व्हेन द सॉल्वेंट इज ना तो लिटिल और नन ऑफ द कंपाउंड, मतलब थोड़ा सा भी कंपाउंड जो है वो रूम टेम्परेचर पे डिज़ोल्व नहीं होना चाहिए। जैसे कि हीट पे डिज़ोल्व हुआ है वो हीट पे ही होगा, अगर कूलिंग पे हो रहा है तो वो कूलिंग पे होगा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि रूम टेम्परेचर पे ये कोई और खसूसियत शो कर रहा हो और हीटिंग पे कूलिंग पे ये कोई और खसूसियत शो कर रहा हो, ठीक है। जो देन हमारे पास है जो सॉल्युबिलिटी है सोलूट की और सॉल्वेंट की और इम्प्योरिटीज़ की, वो टोटली डिफरेंट होनी चाहिए, ठीक है। हैव डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज़ ऑफ द कंपाउंड इन द इम्प्योरिटीज़। ये तीनों हमारे पास सॉल्युबिलिटी डिफरेंट होनी चाहिए, ठीक है। हम आइडियल कंडीशन देख रहे हैं, ठीक है। हम नंबर 3 पॉइंट पे हैं, हैव डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज़ ऑफ द कंपाउंड इन द इम्प्योरिटीज़। अगर इम्प्योरिटी की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है सॉल्वेंट के अंदर तो हम इसे रिमूव नहीं कर सकते हैं अपने सॉल्वेंट में से, बहुत डिफ़िकल्ट होगा कि हम इसे रिमूव करें। इसीलिए हमारे पास जो इम्प्योरिटी की सॉल्युबिलिटी होनी चाहिए सॉल्वेंट में वो बहुत लो होनी चाहिए, ठीक है, लो अमाउंट में होनी चाहिए। नंबर 4 है बॉइलिंग पॉइंट बिलो द मेल्टिंग पॉइंट the compound so that the compound actually dissolve not melt in hot solvent। इसका ये मतलब है, ठीक है। नंबर 4th पॉइंट है कि बॉइलिंग पॉइंट बिलो द मेल्टिंग पॉइंट, मतलब हमारे पास जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि हमारे जो क्रिस्टल्स हों वो डिज़ोल्व हो जाएं, वो इतने सॉफ्ट होकर डिज़ोल्व हो जाएं कि वो एक टैरी बना दें, ठीक है। टैरी का मतलब ये होता है कि जब सॉलिड मेल्ट करता है तो एक टैरी बना देता है ब्लैक कलर का। तो हमारे पास ऐसे नहीं होना चाहिए क्योंकि ये कस्टमर के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होता, ठीक है। कस्टमर्स इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि सॉलिड अगर टैरी बना दे, ठीक है। देन हमारे पास है कि हैव अ वेरी लो बॉइलिंग पॉइंट इसका कम होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो
रिसॉर्ट करता है हाई एनर्जी एक्सपेंडिचर, उनका एनर्जी जो है वो यही ख़त्म कर देगा, इसलिए लो बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए। विल नॉट रिएक्ट विद द कंपाउंड, सॉल्वेंट हमारा कंपाउंड से रिएक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ये रिएक्ट करेगा तो हमारा तो सोल्यूशन ही ख़राब हो जाएगा। नॉन फ्लेमेबल होना चाहिए, ठीक है, कि अगर हम हीट करें तो ऐसा ना उसे आग लग जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। नॉन टॉक्सिक होना चाहिए और चीप होना चाहिए, ठीक है। इंडस्ट्रियल स्केल पे हम वो चीज़ इस्तेमाल करते हैं जो सस्ती हों, अगर महंगी चीज़ें होंगी तो हम उसको यूज़ नहीं करेंगे, तो चीप होनी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इसका यही है कि ये वीक होनी चाहिए, चीप होनी चाहिए, ठीक है। देन कॉमनली यूज सॉल्वेंट्स इन क्रिस्टलाइजेशन इज नंबर 1 वाटर। वाटर क्या है? नॉन फ्लेमेबल है, नॉन टॉक्सिक है, चीप है, विल डिजॉल्व मैनी पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड। सारे पोलर, क्योंकि वाटर पोलर है तो ये पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिजॉल्व करता है। हाई बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, जैसे आपको सबको पता है कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। विच मेक इट नॉन वोलेटाइल, जो कि इसको नॉन वोलेटाइल बनाता है। एंड डिफ़िकल्ट टू रिमूव फ्रॉम क्रिस्टल्स, और ये क्रिस्टल्स से इतनी आसानी से रिमूव नहीं होता, ठीक है। इसका ड्रॉबैक क्या है कि बॉइलिंग पॉइंट इसका बहुत हाई है, जिसकी वजह से ये नॉन वोलेटाइल है, ये आसानी से उठता नहीं है, एवापोरेट नहीं होता और क्रिस्टल्स के अंदर से रिमूव नहीं होता, ठीक है। नंबर 2 है हमारे पास एसिटिक एसिड CH3COOH, यूज़फुल फॉर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन के लिए बहुत यूज़फुल है। विल रिएक्ट विद अल्कोहल्स एंड अमीन्स, सो डिफ़िकल्ट टू रिमूव। ये रिएक्ट करता है अल्कोहल्स के साथ और अमीन्स के साथ, और बहुत मुश्किल होता है रिमूव करना, ये इसका ड्रॉबैक है। बॉइलिंग पॉइंट इसका है 118 डिग्री सेंटीग्रेड, मीन्स ये भी ड्रॉबैक है इसका कि इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। देन डाई मिथाइल सल्फोक्साइड DMSO, ये आपके पास मेन सॉल्वेंट यूज़ होता है। बहुत सारे जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट्स हैं उसमें DMSO यूज़ होता है, सिवाय क्रिस्टलाइजेशन के। ये बहुत ही रेयरली यूज होता है क्रिस्टलाइजेशन में। नेक्स्ट वन इज़ मिथानॉल, इट विल डिज़ोल्व कंपाउंड्स ऑफ हायर पोलैरिटी, ये हाई पोलैरिटी के कंपाउंड्स को डिज़ोल्व करता है। देन विद अदर अल्कोहल्स, दूसरे अल्कोहल्स के मुताबिक, ठीक है। देन यू हैव एसीटोन, एसीटोन की एक्सीलेंट सॉल्वेंट है, एसीटोन हमारे पास एक्सीलेंट सॉल्वेंट है। ड्रॉबैक इज लो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 56 डिग्री सेंटीग्रेड, ड्रॉबैक इसका क्या है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है 56 डिग्री सेंटीग्रेड। अब अगर इसका बॉइलिंग पॉइंट इतना कम है तो जैसे कि हमारे पास हॉट क्लाइमेटिक कंट्रीज़ हैं फॉर एग्जांपल, या सिटीज़ हैं फॉर एग्जांपल मुल्तान में और एबटाबाद में, ठीक है। अगर ये मुल्तान में हम एसीटोन यूज़ करते हैं तो ये तो वोलेटाइल है और इसका बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत कम है, तो ये क्या होगा, ये एवापोरेट कर जाएगा, तो हमारा एसीटोन जो है वो ज़ाया हो जाएगा। अगर हम 100 ml एसीटोन डालेंगे क्रिस्टलाइजेशन के वक्त तो क्या होगा कि उसमें से 60% रह जाएगा, 40% तो खुद ही एवापोरेट हो जाएगा, क्योंकि क्लाइमेट की वजह से, हॉट क्लाइमेट की वजह से। तो हमें रिजल्ट्स हमारे ठीक नहीं मिलते हैं और हमें क्रिस्टलाइजेशन में क्रिस्टल्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि एसीटोन क्या होता है, एवापोरेट हो जाएगा, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है। देन यू हैव अ ब्यूटानोन, ब्यूटानोन मिथाइल इथाइल कीटोन एंड MEK, ठीक है। ये क्या है, एक्सीलेंट सॉल्वेंट है विद बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 80 डिग्री सेंटीग्रेड, नॉट बैड। देन आपके पास है इथाइल एसीटेट, इथाइल एसीटेट हैव अ एक्सीलेंट सॉल्वेंट है विद बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। ये बेटर है फॉर एसीटोन से, क्योंकि एसीटोन का हमारे पास 56 डिग्री सेंटीग्रेड है और ये 78 डिग्री है। डाइक्लोरोमीथेन एंड मिथाइलिन क्लोराइड, इट इज़ अ यूजफुल एज अ सॉल्वेंट पेयर विद लिग्रोइन, लिग्रोइन के साथ ये बहुत बेस्ट है सॉल्वेंट पेयर करने के लिए। बट बॉइलिंग पॉइंट इसका कितना है, 35 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम है। तो इसी तरह इसके चांसेस एवापोरेट होने के ज़्यादा हैं इन हॉट क्लाइमेट। देन यू हैव अ डाई इथाइल ईथर, यूजफुल एज अ सॉल्वेंट पेयर विद लिग्रोइन, बट बॉइलिंग पॉइंट इसका 40 डिग्री है, ये भी बहुत कम बॉइलिंग पॉइंट है। देन यू हैव अ मिथाइल टी ब्यूटाइल ईथर, इट इज़ अ चीप सॉल्वेंट, good replacement for diethyl ether and higher boiling point of 52 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। देन यू हैव अ डायोक्सेन, डायोक्सेन जो है वो इजी है टू रिमूव फ्रॉम क्रिस्टल्स, ये आसानी से क्रिस्टल्स में से निकल जाता है। माइल्ड कार्सिनोजन है, कार्सिनोजन का मतलब है कि कैंसर कॉजिंग एजेंट है, ठीक है। डायोक्सेन भी कैंसर कॉजिंग एजेंट है, इसलिए ये बहुत ही रेयरली यूज़ होता है
इन इंडस्ट्रीज़ में इसी तरह इसलिए कहते हैं कि इंडस्ट्रीज़ में जो काम करते हैं उन्हें कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे सॉल्वेंट्स और कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि कार्सिनोजेनिक होते हैं, मींस कैंसर कॉजिंग होते हैं, ठीक है। इसी तरह जो कार्सिनोजेनिक लिस्ट में डाइऑक्सिन भी आ जाता है सॉल्वेंट। फॉर्म परऑक्साइड्स बनाते हैं और बॉइलिंग पॉइंट इसका है 101 डिग्री सेंटीग्रेड। देन यू हैव अ टोलिन, an excellent solvent for crystallization of aryl compounds and has replaced the once commonly used benzene. बेंजीन को रिप्लेस कर लिया है टोलिन ने। टोलिन और बेंजीन में कोई फ़र्क नहीं है, बेंजीन भी 6 रिंग होता है, टोलिन भी 6 रिंग होता है, लेकिन जस्ट OH ग्रुप का फ़र्क होता है, ठीक है। टोलिन में एक OH ग्रुप एक्स्ट्रा होता है। ये भी वीक कार्सिनोजन है, मींस कैंसर कॉजिंग है लेकिन वीक। ड्रॉबैक इसका ये है कि हाई बॉइलिंग पॉइंट है 111 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। देन यू हैव अ पेंटेन, वाइडली यूज फॉर नॉन पोलर कंपाउंड्स। ये नॉन पोलर कंपाउंड्स के लिए यूज़ होता है, मींस नॉन पोलर कंपाउंड डिजॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट, अगर आपके पास नॉन पोलर कंपाउंड होगा तो आप कौन सा नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज़ करेंगे? पेंटेन। ऑफन यूज एज अ सॉल्वेंट पेयर फॉर और विथ अनदर सॉल्वेंट, आप किसी और सॉल्वेंट के लिए भी ये यूज़ कर सकते हैं पेंटेन। देन यू हैव अ हेक्सेन यूज्ड फॉर नॉन पोलर कंपाउंड्स। नॉन पोलर कंपाउंड डिजॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, हेक्सेन भी नॉन पोलर सॉल्वेंट है। इट इज़ अ इनर्ट, मीन्स ये केमिकली इनर्ट होगा। ये हेक्सेन जो है वो हमारे कंपाउंड या केमिकल के साथ जाकर रिएक्ट नहीं करेगा। इनर्ट का मतलब होता है कि रिएक्ट ना करना, तो हेक्सेन जो हमारे पास इनर्ट है वो किसी और कंपाउंड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। ऑफन यूज्ड इन सॉल्वेंट पेयरिंग, सॉल्वेंट पेयरिंग के लिए भी यूज़ होता है। बॉइलिंग पॉइंट है इसका 69 डिग्री सेंटीग्रेड। देन यू हैव अ साइक्लोहेक्सेन, इट इज़ सिमिलर टू हेक्सेन बट चीपर। ये साइक्लोहेक्सेन हेक्सेन की तरह होता है लेकिन थोड़ा सस्ता होता है। बॉइलिंग पॉइंट इसका 81 डिग्री है, ठीक है। और हेक्सेन का क्या है 69। तो मोस्टली इंडस्ट्रीज़ में साइक्लोहेक्सेन यूज़ होता है। Then you have a petroleum ether, a mixture of saturated hydrocarbons of which pentane is a chief compound, जिसमें पेंटेन चीफ कंपाउंड है। ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर है ये। इट इज़ अ वेरी चीप सॉल्वेंट। रेंज ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज 30 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड। देन यू हैव अ लिग्रॉइन। लिग्रॉइन क्या है? हमारे पास मिक्सचर है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का विद प्रॉपर्टीज सिमिलर टू हेक्सेन। लिग्रॉइन की और हेक्सेन की प्रॉपर्टीज सिमिलर है। मैं आपसे पेपर में पूछ सकती हूँ कि मैं पूछ सकती हूँ फॉर एग्जाम्पल लिग्रॉइन is a saturated mixture of hydrocarbons with properties similar to dash, तो उसकी जगह आपको क्या लिखना होगा? हेक्सेन, ठीक है। ये आपको मैंने डिफरेंट वो पढ़ाए हैं कॉमनली यूज्ड सॉल्वेंट्स। कॉमनली यूज्ड सॉल्वेंट्स में है वाटर, एसिटिक एसिड, डाईमिथाइल सल्फोक्साइड DMSO, मिथानोल एसीटोन, ब्यूटानोन, मिथाइल कीटोन MEK, इथाइल एसीटेट, डाइक्लोरोमीथेन, मिथाइलिन क्लोराइड, डाइथाइल ईथर, मिथाइल टी ब्यूटाइल ईथर, डाइऑक्सेन कार्सिनोजन है जो, टोलिन, पेंटेन, हेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, पेट्रोलियम ईथर एंड लिग्रॉइन। ये आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि कॉमनली यूज सॉल्वेंट कौन कौन से हैं, उनके नाम बता दीजिए, ठीक है। सिर्फ नाम बताने होंगे, ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, पेपर में, और जो मैं टेस्ट लूँगी उसमें भी आ सकता है। देन यू हैव अ पेप्टाइड क्रिस्टलाइजेशन। पेप्टाइड क्रिस्टलाइजेशन कैसे करते हैं? पेप्टाइड्स हमारे पास क्या होती हैं? स्मॉल शॉर्ट अमाइनो एसिड चेन्स होती हैं विदाउट प्रेफर्ड कन्फॉर्मेशन इन सोल्यूशन। सोल्यूशन में वो घुली भी नहीं होती, ठीक है। शॉर्ट पेप्टाइड्स आर यूजुअली स्टेबल। जो हमारे पास अमाइनो एसिड्स होते हैं वो स्टेबल होते हैं एंड डू नॉट लूज दियर स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज इन ड्राइड कंडीशन। और ड्राइड कंडीशन में वो स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टी को लूज़ नहीं करते, लेकिन अगर ये लिक्विड कंडीशन में होती हैं तो ये अपनी स्टेबिलिटी को लूज़ कर देते हैं, ठीक है। मोस्ट इसलिए हम इसकी क्रिस्टलाइजेशन करते हैं पेप्टाइड्स की, ताकि ये अपनी स्टेबिलिटी को लूज़ ना करें। मोस्ट कॉमन पेप्टाइड क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक इज एवापोरेशन। सम पेप्टाइड्स अडॉप्ट स्टेबल कन्फॉर्मेशन मेटल आइंस और कैटाइंस। कुछ पेप्टाइड्स होती हैं वो क्या करती हैं, अपने आप को मेटल आइंस या कैटाइंस में कन्वर्ट कर देती हैं। दिस इज़ मोर कॉमन इन साइक्लिक पेप्टाइड्स, और ये साइक्लिक पेप्टाइड्स में मोस्ट कॉमन है, जैसे कि एंटीबायोटिक्स फॉर एग्जांपल वेनकोमाइसिन, ठीक है। वेलिनोमाइसिन, वेनकोमाइसिन हमारे पास ये प्रोटीन एंटीबायोटिक है और हम इसकी क्रिस्टलाइजेशन करके इस एंटीबायोटिक को बनाते हैं, ठीक है, टैबलेट या कैप्सूल फॉर्म में। ऑप्टिमल साइज फॉर पेप्टाइड क्रिस्टल इज 0.2 to 1 मिलीमीटर। इसका मेथड क्या है?
डिक्रीजिंग द सॉल्युबिलिटी बाय एडिंग एंटी सॉल्वेंट। हम क्या करते हैं, सॉल्युबिलिटी को कम करते हैं, क्या डालते हैं, एंटी सॉल्वेंट डालते हैं सोल्यूशन में। अ लिक्विड दैट इफ एडिड टू अ सॉल्वेंट रिड्यूस द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्वेंट। तो उससे क्या होता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्वेंट कम हो जाती है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इन क्रिस्टलाइजेशन ऑफ KNO3 फ्रॉम इट्स एक्वस सोल्यूशन थ्रू साल्टिंग आउट बाय आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। जब हम क्रिस्टलाइजेशन करते हैं KNO3 की, तो हम क्या करते हैं, इसके एक्वस सोल्यूशन में आइसोप्रोपाइल अल्कोहल डाल देते हैं, जिसकी वजह से इसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है और ये इजीली प्रेसिपिटेट आउट या इजीली क्रिस्टलाइज आउट हो जाते हैं, ठीक है। देन इंक्रीजिंग कंसनट्रेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन की कैटलिस्ट डाल के कंसनट्रेशन ज़्यादा करते हैं और स्पीड भी ज़्यादा करते हैं, एज इन प्रेसिपिटेशन ऑफ कैल्शियम सल्फाइड फ्रॉम सल्फर डाइऑक्साइड एंड लाइमस्टोन। प्रॉब्लम क्या राइज होती है ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन में, वो दो कैटेगरीज में है। नंबर 1 क्रिस्टल और पार्टिकल रिलेटेड होती है, और नंबर 2 क्रिस्टलाइजर इक्विपमेंट रिलेटेड। जैसे मैंने आपको इक्विपमेंट्स पढ़ाए हैं, तो इक्विपमेंट्स जो हैं वो अगर वो ठीक से काम नहीं कर रहा, मींस के हीट सेंसिटिव में हम हीट वाले प्रोडक्ट को क्रिस्टलाइज आउट नहीं कर सकते, या जो लो बॉइलिंग पॉइंट है उसको हम हाई टेम्परेचर पे क्रिस्टलाइज आउट नहीं कर सकते, तो ये इक्विपमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम होती हैं। और जो क्रिस्टल रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो मैं आपको भी बताती हूँ, मैं आपको पढ़ाती हूँ, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। सो लर्न इट बाय हार्ट। प्रॉब्लम अराइजिंग ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन में दो कैटेगरीज हैं, क्रिस्टल या पार्टिकल रिलेटेड और क्रिस्टलाइजर या इक्विपमेंट रिलेटेड। इक्विपमेंट रिलेटेड तो आपको समझ आ गई कि इक्विपमेंट्स जो हैं वो तरह तरह के हैं, तो हमने उसके मुताबिक उनको यूज़ करना है, ठीक है। और जो हमारे पास क्रिस्टल रिलेटेड प्रॉब्लम है में नंबर 1 ये है, नंबर नो और लो क्रिस्टल यील्ड, क्रिस्टल यील्ड निकले ही ना, ठीक है, या पुअर सॉलिड लिक्विड सेपरेशन कैरेक्टरिस्टिक, या जो क्रिस्टल की है वो सॉलिड लिक्विड सेपरेशन कैरेक्टरिस्टिक इतनी पुअर हो कि वो सेपरेट ही ना हो सके क्रिस्टल। पुअर ड्राइंग, क्रिस्टल्स जो हैं वो पुअर ड्राई हो, या फ्लूइडाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक्स, मींस कि ड्राइंग प्रॉपर्टी उसकी बहुत ही पुअर हो, हम उसको ड्राई करते नहीं, वो ड्राई ना हो, तो ये एक पुअर क्रिस्टल की प्रॉब्लम आती है। पुअर एंड यूज प्रॉपर्टी ऑफ फाइनल प्रोडक्ट, कि हम फाइनली भी हम क्रिस्टल को ऑब्टेन ना कर सकें, तो ये हमारे पास बैड इफेक्ट शो करती है ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रॉब्लम्स होती हैं क्रिस्टलाइजेशन की, और ये बहुत ही प्रॉब्लम करती हैं। अगर क्रिस्टल आइडियल नहीं होगा तो हमारे पास क्रिस्टलाइजेशन आइडियल नहीं होगी, और अगर क्रिस्टलाइजेशन आइडियल नहीं होगी तो हम अपने मुताबिक जो हमें ड्रग चाहिए हम वो ड्रग नहीं बना सकते। सो दिस इज़ द एंड ऑफ योर चैप्टर, एंड इस चैप्टर का अब आपका नेक्स्ट टेस्ट होगा फुल होल चैप्टर का, और आई होप कि आप सब फुल मार्क्स लेंगे, ठीक है। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टेस्ट एंड फॉर योर असाइनमेंट। थैंक यू।